गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अलका। तो आज का जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट 4 है, उसमें हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था और वो कहाँ से लाया गया। गुलाम वन से स्टार्ट होगा, उसकी राजधानी क्या थी और कैसे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, किसके कारण, कब हुई। ठीक है, और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कहाँ से लाया गया, क्यों थे, इसके अन्य नाम जानेंगे। ठीक है, और जैसा कि हमने पार्ट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया कि मोहम्मद गोरी का जो गौर साम्राज्य था कैसे उसका अंत हुआ, फिर गुलाम वंश की कैसे स्टार्टिंग हुई। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है आपको, अजमेर कुतुबुद्दीन ऐबक का बनना है। अजमेर और जो लाहौर के सारे जो क्षेत्र थे उस साइड के, अभी बताऊंगी इसके बारे में सारी चीज़ें। तो ये जो पॉइंट्स है आपके दिख रहे होंगे, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। अब कौन से क्षेत्र में होती है मृत्यु, इसकी डेथ अफगानिस्तानी वाले क्षेत्र में। ठीक है, और क्यों होती है, 1205 में खोखरों द्वारा मोहम्मद गोरी के ऊपर क्या होता है, अटैक होता है, जिसके कारण उसकी क्या होती है, मोहम्मद गोरी की जान चली जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि लाहौर में उस समय अफगानिस्तान क्षेत्र में जो लाहौर उसी साइड जो अमीरों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है और कहा कि आप यहाँ आकर अपने साम्राज्य का विस्तार करें। इस तरह दिल्ली सल्तनत की क्या होती है, शुरुआत होती है। इस तरह जो लाहौर क्या राजधानी बनाई जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है, तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ तो फिर गुलाम वंश शुरू हुए। मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश कौन सा है, गुलाम वंश। तो आप देखो दिल्ली सल्तनत में शुरू होते हैं कौन कौन से वंश, ये जो मैंने लिखा रखा है आपको, स्लेव डेंसिटी गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला इसका टाइम पीरियड। फिर आया खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक। फिर आपका तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर आपका सैयद वंश 1414 से 1451 ईडी तक। फिर आपका लोधी वंश 1451 से 1556। इस तरह से आप 56 नहीं, इस तरह से आपका ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड सारे खत्म हो, सारे वंश के कार्यकाल खत्म होता है। उसके बाद आपका 1526 से पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ, जिस तरह से आपका मुगल साम्राज्य की फिर स्थापना होती है। तो ये जो मैं थोड़ा नीचे ट्रिक लिखा रखा है कि गुल खिला तो शायद लोधी मिले। क्या है ट्रिक्स, गुल खिला तो शायद लोधी मिले। मैं बीच बीच में थोड़ी ट्रिक्स हुए, थोड़ी स्टोरी की तरह इसलिए बताती हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। तो गुल खिला तो शायद लोधी मिले क्या होता है, गुल से आपका गुलाम वंश, खिला तो आपका खिलजी वंश, तो से आपका तुगलक वंश, और शायद से आपका सैयद वंश, और ला से आपका लोधी वंश, लोधी मिले। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश, और इसका पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्या उसका टाइम पीरियड था, 1206 से 1210 एडी तक। ठीक है, अब मैंने इसमें जो ये नोट करके लिखवाया है, जब तराइन का युद्ध होता है 1191 से 1192 में, उसी दौरान एक और युद्ध होता है जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस नोट में यहाँ पे ही मेंशन करा दिया है कि चलो आपको याद रहेगा क्या होता है और किसके बीच होता है। 1194 में क्या होता है, मोहम्मद गोरी ने हमला किया किस पे, जयचंद पे, और वो किस क्षेत्र का था, कन्नौज क्षेत्र पे। और जिसे चंदावर कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है, चंदावर के युद्ध के नाम से जाता है। कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है, चंदावर की युद्ध के नाम से आता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या होती है, जीत होती है, जिससे उसका अधिकार किस पे हो जाता है, कन्नौज वाले क्षेत्र पे मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। लिखा है ना, मोहम्मद गोरी का अधिकार होता है कन्नौज क्षेत्र पर। अब हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। मान लो ये गुलाम था, किसका गुलाम था, कहाँ से लाया गया, इसका अर्थ क्या होता है, तो सारी चीज़ें हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखो पॉइंट एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ से पूछा जाता है कि उसके ऐबक के अन्य नाम क्या थे। ठीक है, उसे गुलाम क्यों कहा जाता है, किसका गुलाम था। ठीक है, तो मैंने एक स्टोरी की तरफ से पहले ही बताया कि कहाँ से लाया गया, क्यों गुलाम है, क्यों उसे गुलाम कहा जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्यों रखे गए, तो इस बाकी चीज़ें हम सारी मैं आपको अभी इसमें बताने जा रही हूँ। तो ऐबक का अर्थ क्या होता है, पहले चंद्रमा का देवता कहा जाता है। ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता, जो कि क्या था, ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब देखो अफगानिस्तान में एक बाज़ार हुआ करता था, जगह होती थी निशापुर। तो उस निशापुर जगह को गुलामों का बाज़ार कहा जाता था, वहाँ पे गुलाम बेचे जाते थे। ठीक है, तो वहीं पे काजी हुआ करते थे, काजी फरकुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी। क्या नाम था, काजी कौन थे, इनका नाम क्या था, फरकुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी। अब काजी ने क्या किया, ऐबक को खरीद लिया। अब काजी थे तो उनके पास तो यही सीख मिलेगी, कुरान की सीख मिलेगी, तो उन्होंने क्या कहा, ऐबक को कुरान का ज्ञान दिया। क्या क्या, कुरान का ज्ञान दिया जाता था। अब ऐबक को कुरान इस तरह से याद हो गया कि वो गाने की तरह, मतलब संगीत की तरह उसको गा के सुनाता था, ऐसे इसको याद हो जाता था। इसलिए इसे ऐबक को क्या कहा जाता था, कुरान खा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कुरान खा के नाम से जाना जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि कुरान खा किस
किस शासक को कहा जाता है, तो आपके मन में क्या आएगा सीधे, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों आएगा, क्योंकि इसे कुरान की तामील दी गई थी, जिस तरह से कुरान बहुत अच्छी तरह से आ गया था, इसलिए इसका नाम कुरान खां के नाम से इसे भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक नाम क्या मिल गया आपको, कुरान खां। किसका मिल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कौन था ये, गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, किसका गुलाम था ये, मोहम्मद गोरी का। अब देखो, काजी के द्वारा ऐबक को कहाँ किया गया, मोहम्मद गोरी के पास गोर साम्राज्य में छोड़ दिया गया। जो मोहम्मद गोरी था किस साम्राज्य का था, गोर साम्राज्य का था। अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया, सॉरी काजी ने क्या किया, उसे गोर साम्राज्य में छोड़ दिया और मोहम्मद गोरी के पास रख दिया। अब मोहम्मद गोरी के पास ऐबक बहुत अच्छी तरह से काम किया करता था, मतलब कहते हैं ना कि बहुत वफादारी से, बहुत रिस्पॉन्सिबली से सारे काम उसके अच्छे से करता था। इसलिए मोहम्मद गोरी खुश होकर क्या करता है, गोरी ऐबक को घुड़साल यानी जो अस्तबल होते हैं जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं उसका प्रमुख बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, उसका प्रमुख बना दिया जाता है। पहले किसका था, मोहम्मद गोरी, इसकी मोहम्मद गोरी के अंडर था, पर वो ऐबक से इतना प्रसन्न होता है कि उसको घुड़साल अस्तबल का प्रमुख बना दिया जाता है। अब इसको क्या कहा जाता है, उस पद को उस समय क्या कहा जाता था, अमीर ए आखुर। ये पद के नाम पूछे जाते हैं, क्या कहा जाता है, अमीर ए आखुर। अब पूछा जाएगा अमीर ए आखुर पद किसका था, यानी जो अस्तबल का प्रमुख होता था। ठीक है, इस तरह से ऐबक को क्या पद मिला, अमीर आखुर। पहला उसको नाम मिला था कुरान खां का, क्योंकि कुरान उसको अच्छी तरह से याद हो गया था। अब इस तरह से आपका संस्थापक गुलाम वंश का भी क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, और दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। इसलिए संस्थापक लिखा है गुलाम वंश, फिर डैश करके मैंने दिल्ली सल्तनत। फिर अन्य नाम इसके क्या थे, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम क्या थे आपके, लाख बख्श, हातिम, कुरान खां और, ठीक है, क्या नाम थे इसके, लाख बख्श हुए, लाख बख्श सुल्तान, हातिम और कुरान खां, 3 नाम से इसको जाने जाते थे। उपाधि को और पद क्या मिला था इसको, अमीर आखुर का। ठीक है, अब देखो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसलिए वो अपने आप को मोहम्मद गोरी का गुलामी मानता था, इसलिए सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की। और ना ही अपने नाम के सिक्के इसने प्रचलित किए। क्या किए, ना ही अपने नाम के सिक्के प्रचलित किए। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, लाहौर बनाई। कहाँ बनाई, लाहौर बनाई। ठीक है, इस वाले पार्ट में सिर्फ मैं आपके ये बता रही हूँ कि ऐबक कहाँ से आया था, क्यों आया था, उसको गुलाम क्यों रखा गया, उसके अन्य नाम क्या थे, उसे किस पद को उसे किस पद पे बैठाया गया, मतलब पद पे रखा गया, और उस पद को क्या कहा जाता था। ठीक है, और इसके जो कंस्ट्रक्शन होंगे, जो निर्माणकारी कार्य होंगे, जैसे कि आपका 2.5 दिन का झोपड़ा हुआ, दिल्ली में कुअल इस्लाम हुए, मस्जिद, ठीक है, कुतुब मीनार, तो ये सब मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी और अलग से बताऊंगी। ठीक है, ये सिर्फ मैं इसे स्टोरी की तरह बता रही हूँ कि आपको पता चले कि हाँ, गुलाम वंश यानी दिल्ली का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला शासक था वो पहले कौन था, कहाँ से आया था। ठीक है, इस तरह से आपको एक स्टोरी की तरह याद हो जाएगी। फिर ऐबक के बारे में मैंने कुछ लिखा है, इसी समय क्या होता था, उसी मतलब ऐबक के बारे में नहीं है ये, लिखना था मुझे मोहम्मद गोरी के समय। ठीक है, सॉरी ये पॉइंट गलत लिखा है, मोहम्मद गोरी के समय ये गवर्नर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, गवर्नर। उसका नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। क्या था, बख्तियार खिलजी। जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, इसको क्या किया था, उसको तोड़ दिया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर जो लोग बिहार बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, वो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किसने किया था। तो क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों ही बिहार में है, इसलिए क्वेश्चन मोस्टली मुझे लगता है पूछे जाते हैं। तो आप क्या बताओगे, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट इसमें नोट डाउन कर दी हैं। तो अभी इस पार्ट में मैं इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में जो उसके निर्माणकारी चीज़ें होंगी, अन्य शासक जो होंगे उनके बारे में बताऊंगी सारी चीज़ें। देखिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको अच्छी तरह से याद हो रहा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि सबके एग्ज़ाम्स पास हैं। ठीक है, और सबको हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री जो होती है, अभी तो मैं पढ़ा रही, जो भी अभी सारे पार्ट लाऊंगी, सारे इसके एंशिएंट मॉडर्न, आपको अच्छे से याद हो जाएगी स्टोरी की तरह, कि आप कोई भूले ना, क्योंकि हिस्ट्री के पार्ट भी ज़्यादातर आते ही हैं क्वेश्चन उसमें। आपके सारे एग्ज़ाम्स अभी हैं, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हों। ठीक है, और मैंने अभी जो बिहार का मैपिंग सेक्शन डाला हुआ था दूसरे उस पर शॉर्ट्स में या एक वीडियो में डली हुई है, तो मैं अभी जैसे ही आपका दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, तो बिहार में दिल्ली सल्तनत का क्या रोल था, उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। अगर उसमें कुछ गलतियाँ हैं, कुछ भी चीज़ें, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो भी सारी चीज़ें हैं। अब दिल्ली सल्तनत जब मैं सारे पार्ट से इसकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर मैं एक बार फिर से पूरे लॉन्ग वीडियो में इसको रिकैप कर दूँगी, एक स्टोरी की तरह, कि जैसे आपको स्टोरी की तरह पूरा दिल्ली सल्तनत याद हो जाए कि क्या, किस वंश का कब स्टार्ट हुआ,
मोहम्मद बिन कासिम कब आया, फिर गजनवी, फिर गौरी, ठीक है। उसके बाद फिर गुलाम वंश स्टार्ट हुआ, कुतुद्दीन ऐबक, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश। क्योंकि आपको मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरह से मैंने याद किया है, आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग लगे, एक स्टोरी की तरह। अगर मैं आपसे पूछूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ बताओ, तो नॉर्मल जैसे हम कहानियाँ सुनाते हैं ना, वैसे आप एक स्टोरी सुनाओ मुझे, या आपको चीज़ किसी को भी सुनाओ, मतलब मीन्स आपको एक याद करने का तरीका हो। तो मेरा मेन मोटिव इस चैनल पे यही है कि आपको एग्ज़ाम तो आपके क्वालिफाई हो और हिस्ट्री आपको उस तरह से याद हो जाए कि आपको कभी भी बोरिंग ना लगे याद करने में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।